और ये 6 ही एपिसोड में जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 ने साबित कर दिया है कि वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा है, द ओरिजिनल मास्टरपीस। और अभी तक उसके 6 एपिसोड आ चुके हैं और उन 6 एपिसोड में हमें एपिक फाइट, लेजेंडरी स्टोरी ग्रोथ एंड सिनेमैटिक विजुअल्स देखने को मिले। सो आज हम ये 6 एपिसोड को फिर से याद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कंटेंट पे निकालना है। एपिसोड 1 फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है यूजी के गिल्ट से, जो सुकुना बनकर उसने शिबुया में कई लोगों को मारा था। उसका गिल्ट उसके हाथ में लगे खून से कन्वे किया जाता है। वो जितना भी हाथ धोए वो खून नहीं निकल रहा। वैसे ही वो अपने गिल्ट को भी भुला नहीं पा रहा। वो सीन लगभग 40 से 50 सेकंड का होगा, वो हाथ धोने वाला सीन। तो भी बोरिंग नहीं लगता क्योंकि उसके विजुअल्स इतने एपिक एनिमेट किए गए हैं कि देख के मजा आ जाता है। फिर सीन ज़ेनिन क्लैन पे शिफ्ट होता है, जहाँ आपने देखा होगा तो पता होगा कि वो सेंटर में एक लाइट है और वो ऐसे घूम रही है और नीचे 4 बंदे हैं, उसकी शैडो भी घूम रहे हैं। उधर ज़ेनिन खानदान के हेड की, जो अब मर गए हैं, उसकी व्हील पड़ी जा रही है, जिस व्हील से नाविया खुश नहीं होता, इसलिए उधर से निकल जाता है। नाविया के ज़ेनिन खानदान के हेड बनने का रास्ते का काटा, जो मेगुमी है, उसको मारने निकलता है, पर उसे रास्ते में मिलते हैं यूजी और उसका भाई चोसो। फिर जो नाविया ऑरा फार्मिंग करता है वो देख के मजा आ जाता है। एक हाथ से ऐसे माल ठीक कर रहा है और दूसरे हाथ से चोसो के ऊपर मुक्को की बारिश। लिटरली ये नाविया की ऑरा फार्मिंग थी, पर उसका यही ऑरा चौथे एपिसोड में माइनस में जाने वाला है। क्यों? बस वीडियो को देखते रहो। फिर माहौल चेंज होता है और एक ऑरा उन दिनों को फील होता है। अरे यार, मैं ऑरा कितनी बार बोल रहा हूँ। हाँ, वो ऑरा यूटा का था जो यूजी को मारने आया है। अब यूजी को पता है कि यूटा के साथ लड़ा वो तो हार जाएगा, इसलिए वो भागता है। यूटा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। यूटा अपनी स्वॉर्ड से यूजी को मारने की कोशिश करता है। यहाँ यूजी का ऑरा कम है और यूटा का ज्यादा। इधर ऑरा मतलब कर्स एनर्जी, इसलिए यूजी उसे फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो छोटा सा छुरी जैसा टूल निकालता है, उसे यूटा की स्वॉर्ड तोड़ता है। और यूटा यही चीटिंग करता है और कर्स से यूजी को पकड़वा लेता है। यूजी अब हिल नहीं पा रहा। टूटी स्वॉर्ड से यूटा यूजी को मार देता है। तो क्या यूजी सच में मर गया? तो क्या हमारा सुकुना वर्सेस गोजो का ड्रीम अधूरा रह गया? तो क्या अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? ये सारे सवाल इस एपिसोड के एंड में हमारे मन में उठ रहे थे, पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड एंड हो गया, इसलिए वीडियो भी एंड होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एपिसोड 2। सो आपको पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में नाविया एंड चोसो की फाइट अधूरी रह गई थी, तो वही से सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। नाविया वन साइडेड डोमिनेशन दिखा रहा होता है और दूसरी तरफ चोसो का बहुत सारा ब्लड बह चुका होता है। पर अगर आपको पता होगा कि चोसो की कर्स एनर्जी ब्लड के साथ ही लिंक है, इसलिए थोड़ी ही देर में उधर ब्लड का फ्लड आ जाता है। नाविया उससे बचने के लिए भागता है, पर वो ब्लड में स्टिक हो जाता है। अब चोसो अपनी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक से नाविया को मारने जा ही रहा होता है, वही पीछे से यूटा आता है और एक घुसा मार के चोसो को सुला देता है। पर ये दोनों फाइट में मैं एक चीज बताना भूल गया कि इन दोनों फाइट में जो कलर का यूज किया गया है वो देख के मजा आ जाता है। यही फाइट नहीं, आगे भी कलर्स का ऐसा ही एपिक यूज किया गया है। बैक टू टॉपिक, हमें यूजी का बचपन दिखाया जाता है, जो इतना स्टोरी में मैटर नहीं करता, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर हमारा लास्ट एपिसोड में सवाल ये था कि यूजी बच पाएगा, तो हाँ, वो बच गया। कैसे? यूटा को टास्क मिला था उसके हायर अप से कि यूजी को मारना है। अगर उसने नहीं मारा तो उसकी कर्स एनर्जी छीन ली जाएगी, इसलिए यूटा ने यूजी को मारा तो सही, पर रिवर्स कर्स टेक्निक से उसको फिर से जिंदा कर दिया। इसलिए ये कहना सही होगा, बेल भी मरा एंड लाठी भी नहीं टूटी। सही बोला ना? फिर वहाँ में गुमी फुसिगुरो आता है और यूजी को मनाता है जुजुत्सु हाई जाने के लिए एंड एंगेन से मिलने के लिए। उससे मिलकर द कलिंग गेम का एक्चुअल सीन क्या है वो जानना जरूरी है। चोसो, यूजी, यूटा एंड फुसिगुरो जुजुत्सु हाई जाते हैं। माकी एंड युकी ऑलरेडी वही ही होते हैं। फिर वो चोसो की मदद से एंगेन जहाँ रहता है वहाँ जाते हैं। वही वो रूम जहाँ चारों तरफ व्हाइट कलर ही है। वो लोग थोड़ी देर वहाँ टेंगेन का वेट करते हैं, पर वो नहीं आता, इसलिए वो फिर से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ ही रहे होते हैं। वैसे ही पीछे से टेंगेन का आवाज आता है और वो सबके नाम बोलता है और एपिसोड एंड होता है। सब एक्चुअली सीजन 3 से द कलिंग गेम का स्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट होने वाला है, इसलिए एपिसोड 3 देखना मैंडेटरी होगा। पर एक बात बताऊं कि ये एपिसोड देख के लोगों की हालत टाइट हो गई थी। एपिसोड 3, सो इस एपिसोड में व्यूअर्स के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन फेंक के मारी जाती है कि उन लोगों की हालत टाइट हो जाती है।
तो वो क्या इन्फॉर्मेशन थी, तो चलो देख लेते हैं। सो बेसिकली कलिंग गेम किसने स्टार्ट किया, क्यों किया और उसके रूल्स क्या है, वो टेंगेन बताएगा इस एपिसोड में। स्पेशली एक और चीज जो टेंगेन बताने वाला है कि गोजो को कैसे एस्केप करना है प्रिजन रैम से। पर रुको, मैं अभी एक्सप्लेनर वीडियो देख के आया। सो आई एम बैक और मैंने एक्सप्लेनर वीडियो देख लिया और मुझे याद हो गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेंक के मारी थी। सो स्टार्टिंग में टेंगे बताता है कि केंजाको जो सालों पुराना एक एंशिएंट कर्स यूजर है, जो सालों से जिंदा है लोगों की बॉडी पे शिफ्ट हो के, पर अब वो गेटो की बॉडी में है, जो जापान के सारे लोगों का इवोल्यूशन करा के टेंगेन के अंदर मर्ज करवाना चाहता है। कलिंग पे वापस आए उससे पहले टेंगेन ने एक मेन चीज बताई कि गोजो को कैसे एस्केप करना है। उसके पास एक प्रिजन रैम का वेक्टर टाइप चीज है जिससे हम गोजो को एस्केप कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या फिर ब्लैक रोप चाहिए जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसने की गोजो नहीं की। पर अब क्या कर सकते हैं? टेंगेन ने बताया कि एक एंजल नाम की सोर्सरर है जो उन दोनों चीजों का काम कर सकती है गोजो को प्रिजन रैम से बाहर निकालने के लिए। और वो कहाँ मिलेगी? कलिंग गेम की जो कॉलोनीज है उसमें से कोई एक कॉलोनी में, जिसका नाम मैं भूल गया, और मैं बता दूं कि ऐसी 10 कॉलोनीज होने वाली है। सो अब आते हैं हम कलिंग गेम के रूल्स पे, जो टोटल 8 रूल्स है। पहला, 19 दिन में सारे सोर्सरर्स को कोई ना कोई एक कॉलोनी में जाना पड़ेगा। दूसरा, जो नहीं गया उसको मार दिया जाएगा या तो फिर उसकी कर्स एनर्जी छीन ली जाएगी। तीसरा, नॉर्मल इंसान को कॉलोनी के बाहर जाने का समय दिया जाएगा, पर अगर कोई नहीं गया तो उसको भी कलिंग गेम का भाग गिना जाएगा। चौथा, कलिंग गेम में जाकर उनको दूसरे सोर्सरर्स या फिर नॉर्मल इंसान को मारना पड़ेगा और मारने पर उनको पॉइंट्स भी मिलेंगे। पांचवा रोल, सोर्सरर को मारने का 5 पॉइंट और नॉर्मल इंसान को मारने का 1 पॉइंट। छठा रोल, ये पॉइंट जमा होते जाएंगे और जब 100 पॉइंट हो जाएंगे तो 100 पॉइंट वाला सोर्सरर अपना रूल कलिंग गेम में ऐड कर सकता है। 7वां रोल, पर वो रूल जो ऐड किया वो कलिंग गेम को एंड नहीं कर सकता। 8वां रूल, जिसके पॉइंट 0 रहेंगे, मतलब उसने किसी को नहीं मारा तो उसको ही मार दिया जाएगा। टेंगेन ये सारे रूल्स बताता है और फिर वो कितने लोग थे यार, 6-7 लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किधर जाने वाला है। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड एंड होता है। और चौथे एपिसोड में हमें वो एपिक फाइट देखने को मिलेगी जिसका हम वेट कर रहे थे, एपिसोड 4। सो ये पूरा एपिसोड माकी के पर्सपेक्टिव से नरेट किया जाता है। वो ज़ेन क्लैन की मेन जगह पे जाती है, उधर उसको पावर गेन होती है और वो पूरी ज़ेन क्लैन को दबा करके सब लोगों को मार के बाहर आती है। ये पूरा एपिसोड 28 मिनट लंबा था, रेगुलर एपिसोड से 4 मिनट लंबा। तो चलो देख लेते हैं क्या हुआ था एपिसोड 4 में। सो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि माकी नाविया से मिलती है और नाविया मजाक उड़ाते कहता है कि तेरे पास तो पहले ही कर्स एनर्जी नहीं थी और अब तो अच्छी भी नहीं दिखती, क्योंकि उसकी स्किन शिबुया पे पूरी बर्न हो चुकी थी। इससे माकी का ईगो हर्ट होता है। वो फिर जाती है एक जगह पे जहाँ सारे कर्स टूल रखे हुए होते हैं। वो वहाँ मिलती है अपने फादर से, जिसने पहले ही उसकी बहन माई को लगभग मार ही दिया होता है। माकी उसको बचाने की कोशिश करती है, पर वो उसके पापा के साथ लड़ सके उतनी पावर उसमें नहीं थी। फिर फादर अपनी दोनों बेटी को एक जगह पे डाल देते हैं जहाँ चारों तरफ कर्सिस थे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पूरे एपिसोड में जो रेड कलर का यूज किया गया है उसको देख के आंखों से पानी निकल जाता है, मतलब वो देख के मजा ही आ गया। और जब माँ की ज़ेन क्लैन के लोगों को मार रही होती है तब भी रेड कलर का यूज एक लेवल ऊपर किया गया है। सो बैक टू टॉपिक, माँ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती है और माँ को एक स्टूल देती है जो की होती है शॉर्ड, जिससे माँ इतनी पावरफुल हो जाती है। उसके पास कर्स एनर्जी बत्ती नहीं है, पर वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसको कोई छू नहीं सकता। फिर माँ उस जगह के सारे कर्स को मारती है। उसके बाहर उसके फादर खड़े होते हैं, उसको भी 1 सेकंड में मार देती है। फिर माकी के ऊपर 21 ट्रेन बंदों का हमला होता है। वो 21 बंदे आते ही जा रहे थे और वो माकी मारती ही जा रही थी। थोड़ी देर के बाद 21 बंदों की लाशें ऐसे पड़ी हुई होती है। और मैं इसी सीन की बात कर रहा था जहाँ रेड कलर का एक लेवल ऊपर यूज किया गया है। फिर 3-4 लोग और आते हैं जिसके पास पावरफुल कर्स एनर्जी थी, उसको भी माकी मार देती है। लास्ट में टाइम आता है नाविया का, जिसने स्टार्टिंग में माकी का ईगो हर्ट किया था। नाविया खुद के हाथों में डोमिनेंस ले ही रहा होता है, पर माकी उसको एक घूसा मारती है और खेल खत्म। पर माकी की मम्मी भी ज़ेन क्लैन में ही आती है, इसलिए माकी को उसको भी मारना पड़ा। और इसी के साथ एक एपिक एपिसोड का एंड होता है और अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी पांडा की मजेदार एक्टिंग। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है यागा के साथ, जो पांडा का फादर है। हायरप्स ने उसको पकड़ के रखा है और पूछ रहे हैं पांडा जैसा पपेट कैसे बना सकता है जो अपने आप ही अपने डिसीजन ले सके।
यागा नहीं बताता। टाइमलाइन चेंज होती है, हमें दिखाया जाता है यागा ने पांडा जैसे और भी पपेट्स बना के रखे हैं और उनको एक जगह पे छुपाया हुआ है और उनमें से एक कासुकाबे की सिस्टर है, उसका बेटे की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बेटे के मरने के बाद कासुकाबे की बहन अब सदमे में थी, पर इस पपेट को देखने के बाद वो ठीक लग रही थी। उस पपेट में उसको अपना बेटा दिख रहा था और इसी कारण की वजह से कासुकाबे ने पांडा जो गिरफ्त में था उसको भी आजाद कर दिया। पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यागा जिसने ये पपेट्स कैसे बनते हैं वो नहीं बताया था, इसलिए काकुगानजी उसको मारने आता है, वो भी अपना कर्स टूल इलेक्ट्रिक गिटार लेकर। काकुगानजी उसको इजीली मार देता है और वो मरते मरते बताता है कि वो कैसे पपेट बनाता है। 3 डिफरेंट लोगों की सोल इन्फॉर्मेशन को एक पपेट के कोर में डालकर वैसे पपेट बन सकते हैं। फिर वह पांडा आता है पर वो लेट हो जाता है यागा को बचाने में। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेंगेन ने यूजी और मेगुमी को भेजा है हकारी के फाइट क्लब में। हकारी से बात करने के लिए यूजी फाइट क्लब में लड़ने के लिए तैयार होता है और उसको पता चलता है कि उसका अपोनेंट तो और कोई नहीं पांडा ही है। वो भी हकारी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इधर आया होता है पर वो फेल होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं हकारी को इम्प्रेस करने के लिए। यूजी नकली मुक्के मारता है और वही हमें देखने को मिलती है पांडा की मजेदार एक्टिंग। यूजी सिर्फ उसको हाथ लगा ही रहा होता है और वो दूर दूर जाके गिरता है। वही यूजी जीतने का नाटक करता है और हकारी को इम्प्रेस कर देता है। फिर हकारी यूजी को अपने साथ बात करने के लिए अपने रूम में बुलाता है और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये रूम वाला सीन इतनी एपिक तरीके से एनिमेट किया गया था कि देख के मजा आ गया। कैमरा एंगल स्टिल था एक ही जगह पे 3 से 4 मिनट के लिए, पर उसमें जो कैरेक्टर मूवमेंट दिखाई गई है वो देख के लगता है कि तुम रियली में कोई लाइव एक्शन देख रहे हो। यूजी रूम में आता है, हकारी उससे पूछता है कि क्या तुम एक दिन में 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो। यूजी पूछता है कि क्या करना पड़ेगा। हकारी बोलता है सिर्फ 20,000 येन का कोर्स खरीदो। यूजी समझ जाता है कि ये तो स्कैम है। फिर बात मेन टॉपिक पर आती है। हकारी अपनी फाइट क्लब को कंट्री लेवल पे ग्रो करना चाहता है, पर वही कन्वर्सेशन में हकारी को पता चल जाता है कि यूजी जुजुत्सु हाई से आया हुआ है। अब दोनों के बीच फाइट की शुरुआत होती है और एपिसोड एंड हो जाता है। इतनी खराब पोजीशन पे ये लोग एपिसोड को एंड करते हैं कि मैं क्या बोलूं। न्यू डे लास्ट एपिसोड इस वीडियो का लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 6। लास्ट एपिसोड में हकारी एंड यूजी की फाइट अधूरी रह गई थी, पर मैं एक चीज बताना भूल गया था। हकारी को तब पता चला था कि इताडोरी वो जुजुत्सु हाई से है जब किकारा ने उसको कॉल किया था। यूजी वर्सेस हकारी की फाइट साथ पे रखते हैं, पर हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किकारा ने एक्चुअली कॉल किया क्यों। तो पांडा ने मेगुमी को हकारी के रूम पे लाने की मदद की थी, जिसे किकारा जान गई पांडा भी जुजुत्सु हाई से आया हुआ है, इसलिए किकारा ने हकारी को कॉल किया। सो अब हमें पांडा एंड हकारी वर्सेस किकारा की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों किकारा को मना रहे हैं हकारी से मदद लेने के लिए। किकारा अपनी वो स्टार्स वाली कर्स टेक्निक मेगुमी एंड पांडा के ऊपर यूज कर रही थी। स्टार्टिंग में उन दोनों को ये टेक्निक समझ नहीं आ रही थी, पर जैसे जैसे वो यूज करती जा रही थी मेगुमी उसको ब्रेक डाउन करते जा रहा था। स्टार्टिंग में वो देखता है कि पांडा के शरीर पे और उसके जो कर्स है उसके भी शरीर पे कुछ स्टार्स के नाम लिखे हैं। उससे उसको लगा डिफरेंट स्टार्स वाले नेम दूर जाते हैं और सेम नेम वाले स्टार पास आते हैं, बट पांडा एंड फुसिगोरो का स्टार का नाम अलग अलग था, तो भी वो दोनों पास आ सकते थे। इसलिए उसने सोचा कि मेगुमी को रूम तक जाने के लिए कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स क्या है, वो सारे स्टार को टच करना। इसलिए मेगुमी ने पहले तो पांडा को टच कर ही लिया था, अब वो किकारा को टच नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको लगा कि बीच में एक दूसरा भी स्टार होगा। और हाँ, उधर 5th स्टार था जो पार्किंग का कुछ छोटा है उस पे लगा हुआ था। उसने उसको टच किया, फिर किकारा को टच किया और किकारा को पकड़ लिया। फुसिगोरो किकारा से रिक्वेस्ट करता है हकारी की हेल्प के लिए। ये सीन चल ही रहा होता है, तब हमें पीछे से यूजी आता हुआ दिखता है, और हाँ, ये हकारी ने फेंका था यूजी को। यूजी बोलता है कि मैं एक कॉग हूँ, पता नहीं कौन से वर्ड यूज करते हैं, कॉग मतलब बेरिंग, मुझे तो अब तक यही लग रहा है। तो मैं एक बेरिंग हूँ जो सिस्टम को चलाता है, इसलिए मैं खड़ा रहूंगा जब तक तुम नहीं मान जाते, ऐसा यूजी बोलता है हकारी को। हकारी बोलता है तेरा पैशन देख के मुझे मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्से मारता जाता है, पर इताडोरी खड़ा ही रहता है। यूजी, फुसिगोरो एंड पांडा का काम था हकारी को मनाना उसके हेल्प के लिए। हकारी एकदम गुस्से में था, पर किकारा उसको काउंटडाउन कराती है, और आखिर में हकारी उन लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी होता ही है। तब एक शिकिगामी आता है और कहता है न्यू रूल एडेड, मतलब कल इन गेम में
9th रूल ऐड हो चुका है। तो वो रूल किसने ऐड किया, क्यों किया और रूल एक्चुअल में क्या है? तो वो रूल ऐड किया है हाजिमा कासिकामो नाम के सॉर्सरर ने, जो 400 साल से जिंदा है और उसने कलिंग गेम में ऐड होके 200 पॉइंट कर भी लिए। और उसने रूल एक ऐड कर लिया कि वो दूसरे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन देख सकता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? उनके पॉइंट्स, उनका नेम और उनकी कॉलोनी कौन सी है, एंड उनने अब तक कौन सा रूल ऐड किया कलिंग गेम में। तो इस रूल से वो सुकुना को ढूंढना चाहता है और उसके साथ फाइट करना चाहता है। ये आंसर होगा क्यों ऐड किया। तो बस 6th एपिसोड इधर ही खत्म होता है और हमारा वीडियो भी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।